चले दोस्तों, हम लोग अपना लास्ट पोएम स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टरवर्ड्स, रिटन बाय थॉमस हार्डी। पोएम का नाम क्या है? आफ्टरवर्ड, रिटन बाय थॉमस हार्डी। ठीक है दोस्तों, इस पोएम में बेसिकली है क्या, पहले ये सुन लो। उसके बाद मैं वन बाय वन लाइन आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, इस पर्टिकुलर पोएम में जो थॉमस हार्डी जी है, वो एक्चुअली इमेजिनेशन कर रहे हैं कि उनके मरने के बाद उनके पड़ोसी या उनके आसपास के लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो थॉमस हार्डी है ना, इनको नेचर बहुत पसंद था। ऑब्वियसली नेचर सभी को पसंद होगा, इक्का दुक्का आदमी होगा जिसको नेचर पसंद नहीं होगा। तो थॉमस हार्डी को नेचर बहुत पसंद था। इस पोयम में उन्होंने नेचर का डिस्क्रिप्शन भी किया है कि जब मैं मरूंगा तो वो मई मंथ होगा, शाम का वक्त होगा, ओस गिरी रहेगी, पक्षी उड़ता हुआ आएगा लेकिन किसी को आवाज सुनाई नहीं पड़ेगा, लॉन में हैजॉग मतलब चूहा घूमेंगे। तो ये सारी सिचुएशन को देख करके मेरे पड़ोसी मेरे बारे में ये सोचेंगे कि काश पोएट जिंदा होता। अगर पोएट जिंदा होता तो ये सारी चीजों को देखा करता था, इन सारी चीजों को एंजॉय करता था। तो इस पर्टिकुलर पोयम में इन्होंने बोला है कि एक्चुअली जब ये पोयम लिखे थे ना, वो एट द एज ऑफ 77, मतलब वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। और इनको इस बात का डर था कि इनका जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। मतलब इनको लग रहा था इनका जो वर्तमान जीवन है कभी भी, यहाँ पे उन्होंने बोला कि मेरा वर्तमान जीवन बंद दरवाजे की तरह होगा, मतलब कभी भी मेरा जीवन समाप्त हो चुका है और मैं मर सकता हूँ, कभी मर सकता हूँ। तो इनको ये लग रहा है कि जब मैं मरूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको नेचर बहुत पसंद था। तो वो अलग अलग स्टैंजा में अलग अलग इमेजिनेशन किए हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में इन्होंने कुछ और इमेजिनेशन किया है, सेकंड में कुछ और किया, थर्ड में कोई और किया है। पर हर एक स्टैंजा का मतलब एक ही था कि जब मैं मरूंगा तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। और हर एक स्टैंजा में कोई इमेजिनेशन किया है। जैसे सेकंड स्टैंजा में इन्होंने बोला है कि जब मैं मरूंगा तो शाम का मंथ होगा, सॉरी मई का मंथ होगा, शाम का टाइम होगा, ठीक है, हवाएं चलेंगी, झाड़ियां हवाओं के से झुकी हुई रहेंगी, उस झुकी हुई झाड़ियों पर बहुत सारे पक्षी, मतलब एक पक्षी उड़ता हुआ आके बैठेगा। तो ये सुनहरा दृश्य जब मेरे पड़ोसी देखेंगे तो बोलेंगे काश पोएट जिंदा होता, क्योंकि अगर पोएट जिंदा होता तो ये सारी चीजों को एंजॉय करता है, ये सारी चीजों को देखता है। तो ऐसे करके 5 स्टैंजा में इन्होंने ये पोयम लिखा है और हर एक स्टैंजा में इन्होंने इमेजिनेशन किया है। दोस्तों, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होइएगा। ऐड मेंबर का भी मैंने ऑप्शन इनेबल कर दिया हो, तो आप अपने दोस्त को भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। और आपका जो मैंने वादा किया कि 9 SGPA लाने का गारंटी है, तो भाई पक्का लेकर आऊंगा। क्योंकि हर पोएम में मैं 100 MCQ सॉल्व कराते चला जरूर, इस बार भी 100 MCQ कराऊंगा। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो भाई, वीडियो को लाइक करो। शेयर तुम लोग कर देता पर वीडियो को लाइक नहीं करता भाई, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। और एटलीस्ट जब एमसीक्यू कंप्लीट हो जाते एक बार बोल दिया करो हाँ सर समझ में आ गया। तो प्लीज वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना, ठीक है ना। आज हम लोग ENVS और ये जो पोयम है, ये पूरी इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मतलब इंग्लिश तो आज कंप्लीट हो जाएगा, ENVS भी मैं शाम तक व्हाट्सएप ग्रुप में सारे PDF वगैरह शेयर कर दूंगा। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं दोस्तों, तो अकाउंट्स PPM इन सब में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, खासकर अकाउंटेंसी में बहुत सारे डाउट आते हैं। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जुड़ेंगे ना, तो उसमें मेरा नंबर दिखेगा, जो भी अकाउंट्स का डाउट होगा डायरेक्टली आप मेरे से अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और लाइव इंग्लिश का लाइव MCQ आएगा। अभी हम लोग चैप्टर वाइज MCQ कर रहे हैं, ठीक है। कल आपको 600 प्लस MCQ का एक बेसिकली आ जाएगा वीडियो। ओके ओके। और एग्जाम के ठीक एक दिन पहले मैं लाइव आकर के टॉप 200 250 MCQ आपको मैं लाइव आकर डिस्कशन करके अच्छे से करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब पोएम में थोड़ा सा थॉमस हार्डी के बारे में समझ आते हैं। प्लीज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना। और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन करना, अपने दोस्तों को भी ऐड कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, ऐड मेंबर का ऑप्शन डाल दिया हम। अगर मैं थॉमस हार्डी के बारे में बात करूं, इनका एक्चुअली ये इंग्लिश नोवेलिस्ट थे और पोएट थे, इंग्लिश पोएट थे बेसिकली। इनका जन्म हुआ था 1840 में और जो मृत्यु हुई थी 1928 में हुई थी, ठीक है। ये नोवेल और पोएट्री दोनों के लिए फेमस थे। ये नोवेल के लिए वो फेमस थे, ठीक है, और पोएट्री मतलब पोएम वगैरह के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, ठीक है ना। ये जो आफ्टरवर्ड पोएम है, एक्चुअल में मोमेंट ऑफ विजन एंड मिसलिनियस वर्स नाम की इनकी एक्चुअली कलेक्शन थी। उसी कलेक्शन में से ये वाला पोएट, ये वाला पोयम लिया गया है। ये वाली ना इनकी एक कलेक्शन थी। जैसे गीतांजलि क्या थी, रविन्द्रनाथ ठाकुर की कलेक्शन थी, वैसे ही मोमेंट ऑफ विजन एंड मिसलिनियस वर्सेस बोल करके इनका एक कलेक्शन था। इनका बेसिकली एक बोल सकते हो एक कलेक्शन था, इसमें बहुत सारे पोयम थे। उसमें से वन ऑफ द पोयम इज आफ्टर वर्ड। तो इस कलेक्शन में वन ऑफ द पोयम क्या था, आफ्टर वर्ड। और ये जब पोयम लिखे थे तो उनकी एज क्या थी, 77 थी, ठीक है। और
किस ईयर में लिखे थे? 1917 में। ये जो पोएम लिखे थे 1917 में लिखे थे, एट 1917 एट द एज ऑफ 77। और यहाँ पे लिखा अगर वो जिंदा रहते तो और भी बहुत सारी पोएम वो लिखते। लेकिन याद रखना दोस्तों, इस पोयम में जब वो लिखे तो ऑब्वियसली वो जिंदा थे, लेकिन वो इमेजिनेशन कर रहे हैं कि मेरे मरने के बाद क्या सिचुएशन होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है। अगर पोयम की स्ट्रक्चर की बात करूं तो 5 स्टेंजा है। ठीक है। हर एक स्टेंजा में 4 लाइन है। कुछ 3 लॉन्ग लाइन है जिसको अपन बोलते हैं हेक्सामीटर। ठीक है। 1 शॉर्टर लाइन जिसको बोलते हैं पेंटामीटर। तो 3 लॉन्ग लाइन है हेक्सामीटर, 1 शॉर्ट लाइन है जिसको पेंटामीटर। ठीक है। अगर मैं राइम स्कीम की बात करूं तो इस पोएम है राइम स्कीम ए बी ए बी। राइम स्कीम कैसा ए बी ए बी। ठीक है। ब्रेक ब्रेक में एक प्रिंटिंग मिस्टेक था टीम के द्वारा एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, उसको थोड़ा सुधार लो तुम लोग। जो ब्रेक ब्रेक पोएम था उसमें जो राइम स्कीम था, उसमें जो राइम स्कीम था, लिख लो इसको, वो एबीसीबी था। ठीक है। जो राइम स्कीम था एबीसीबी था। वहां पे ना एक्चुअल में एबीबी लिखा हुआ था, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था ये टीम मेंबर के द्वारा। तो ब्रेक ब्रेक वाले में जो राइम स्कीम था वो एबीसीबी था। थोड़ा इसको अपडेट कर लो। ठीक है। यहाँ पे ना हाफ राइम का भी यूज किया गया इस पूरे स्टैंजा में ना, कहीं कहीं पे हाफ राइम का भी यूज किया गया, जैसे वार्म विथ हार्म, लॉन विथ गॉन। तो एक हाफ आई मतलब एक कहीं कहीं पे फुल राइम का यूज किया गया, कहीं कहीं पे हाफ राइम का भी यूज किया। मतलब राइम का मतलब पैटर्न, गीत की तरह है, एक्चुअल में पैटर्न की तरह है, समझ गए। फिर इसका मतलब जो मैंने तुमको बोला कि ये जो लाइन है इसका मतलब तुमको मैंने पहले बता चुका कि पोएट को लग रहा है कि उनका जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है और मेरे मरने के बाद मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। ठीक है। ये लाइन का मतलब ये था। ओके। अब मैं एक एक लाइन को आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ पोएट का। ये जो पोएम है इसका एक एक लाइन में अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो अभी तक हम लोग पोएट के बारे में थोड़ा समझे, पोएम का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है ये भी समझे, राइम स्कीम कैसा था, ए बी था। ठीक है। 4 स्टेंजा है, हर एक मतलब टोटल 5 स्टेंजा है, हर एक स्टेंजा में 4 लाइन है, 3 बड़ा लाइन है जिसको बोलेंगे हेक्सो, एक शॉर्टर लाइन इसको बोलते हैं पेंटा। तो ये सब ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग पोएम स्टार्ट कर रहे हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है दोस्तों, प्लीज वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन करना भूलना मत भाई, और कमेंट करके जाना। चलो। when the present has lost his its posture behind my tremulous stay। क्या बोल रहे हैं? when the present has lost its posture behind my tremulous stay, वो बोल रहे हैं, इसका भी मतलब होता है last its posture behind मतलब पीछे का दरवाजा बंद हो जाना। ठीक है। तो यहाँ पे पोएट ये बोलना चाहते हैं कि उनका वर्तमान जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, मतलब उनकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। इस पूरे लाइन का मतलब है उनका जो पोएट का जो वर्तमान जीवन है वो कभी भी समाप्त हो सकता है, कभी भी समाप्त हो सकता है, उनकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। जैसे एक दरवाजा बंद होता है वैसे बोल रहे हैं उनका जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। ठीक है। तो इस पूरे लाइन में बोल रहा हूं व्हेन द प्रेजेंट हैज लास्ट मतलब समाप्त होना, इट्स पोस्टन बिहाइंड माय टर्मिनस स्टे, कि उनका जो वर्तमान जीवन है, उनका जो प्रेजेंट जीवन है कभी भी समाप्त हो सकता है, कभी भी समाप्त हो सकता है, उनकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। एंड द मे मंथ लैप्स इट्स ग्लैड ग्रीन लीव्स लाइक विंग्स delicate filmed as a न्यू स्पन सिल्क। बोल रहे जब वो मरेंगे, जब उनका वर्तमान जीवन समाप्त होगा, वो मई का मंथ होगा, वो मई का महीना होगा। और उस वक्त पेड़ पौधे से हरे हरे छोटे छोटे पंखुड़ियां निकलेंगे, पत्तों की पंखुड़ियां निकलेंगी, और वो पंखुड़ियां सिल्क की तरह कोमल होंगी, सॉफ्ट होगी, और वो पंख की तरह फड़फड़ाती रहेंगी। मतलब क्या है, जब वो मरेंगे तो वो मई का मंथ होगा, और उस वक्त पेड़ से नन्ही नन्ही पत्तियां निकलेंगी, और वो कोमल की मतलब वो सिल्क की तरह कोमल होंगी, सॉफ्ट होंगी, और पंख की तरह फड़फड़ाती रहेंगी। सोचो कितना अच्छा दृश्य बता रहे हैं कि जब वो मरेंगे तो मई का मंथ होगा, उस वक्त पेड़ पौधे से नन्हे नन्हे पत्तियां निकलेंगी, ग्रीन कलर की पत्तियां निकलेंगी, और वो पत्तियां सिल्क की तरह सॉफ्ट होंगी, और जब हवा चलेगी तो वो पंख की तरह फड़फड़ाएंगी। जब हवा चलेगी तो वो पत्तियां पंख की तरह फड़फड़ाएंगी। विल द नाइवर से ही वॉज द मैन हु यूज टू नोटिस सच थिंग। जब मैं मरूंगा तो वो मई का मंथ होगा, और जब पेड़ पौधों से पत्तियां निकलेंगी और वो कोमल होंगी, सॉफ्ट होंगी, और जब हवा चलेगी तो वो फड़फड़ाएंगी। तो जब ये सिचुएशन मेरे पड़ोसी देखेंगे, क्या बोल रहा है, विल द नाइवर से, जब ये पूरा दृश्य, ये जो नेचुरल दृश्य है कि पत्तियां निकल रही हैं, फड़फड़ा रही हैं, सॉफ्ट है, ठीक है ना, तो जब ये सारा सिचुएशन मेरे पड़ोसी देखेंगे तो वो पता क्या बोलेंगे, ही वॉज द मैन हु यूज टू नोटिस सच थिंग।
मेरे पड़ोसी मेरे बारे में यही सोचेंगे कि ये वही आदमी था जो इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से नोटिस किया करता था। तो वो बोल रहे हैं कि जब मैं मरूंगा तो मई का मंथ होगा। अब मई के मंथ में पेड़ों से नन्ही नन्ही पत्तियां निकलेंगी, सॉफ्ट होंगी, पंख की तरह फड़फड़ाएंगी। और जब ये सिचुएशन मेरे पड़ोसी देखेंगे, ये जो नेचुरल दृश्य है, नेचुरल इमेजिनेशन है, जब मेरे पड़ोसी देखेंगे तो यही बोलेंगे कि ये वही व्यक्ति था, थॉमस हार्डी वही व्यक्ति था जो इन सब चीजों को बहुत प्यार से देखा करता था, बहुत इंजॉय करता था। एक्चुअल में जो थॉमस हार्डी है ना, वो नेचर से प्रेम करते थे। भाई नेचर से कौन नहीं प्रेम करता, मुझे नहीं लगता, मैं तो बहुत प्रेम, मतलब मुझे पेड़ पौधा बहुत पसंद है। तो वही बोल रहे हैं कि जब मैं मरूंगा ना तो मेरे बारे में लोग यही सोचेंगे कि अगर ये जिंदा होता, अगर ये आदमी जिंदा होता तो ये पेड़ से निकलती हुई पत्तियां, फड़फड़ाती हुई पत्तियां को देखता, एंजॉय करता, मजा लेता। लेकिन अब तो बेचारा मर चुका है। तो थॉमस हार्डी ये बोला चाहता, मेरे मरने के बाद मेरे बारे में लोग यही सोचेंगे कि ये आदमी अगर जिंदा होता तो ये सारी सिचुएशन को एंजॉय करता, नेचुरल दृश्य को देख करके एंजॉय करता। ठीक है। इफ इट बी इन द डस्क व्हेन, इफ इट बी इन द डस्क व्हेन, डस्क मतलब इवनिंग होती है, डस्क मतलब क्या होता है, इवनिंग होती है। इफ इट बी इन द इवनिंग डस्क, sorry, dusk when, like an idle soundless blink, the dewfall hawk come crossing the shade to alight upon the wind-wrapped upland thorn, a gazer may think to him this must have been familiar sight. सर इसका मतलब क्या, ध्यान सुनना, एक एक लाइन को समझा रहा हूँ। क्या बोल रहा है, इफ इट बी इन द डस्क वेन, वो बोल रहा है सेकंड, ये सेकंड स्टेज यहाँ से आपका सेकंड स्टेज चालू हो रहा है। बोल रहे हैं कि जब वो मरेंगे तो वो शाम का महीना होगा, जब वो मरेंगे शाम को, जब वो मरेंगे तो वो शाम का वक्त होगा, इवनिंग का वक्त होगा। जब वो मरेंगे तो इवनिंग का वक्त होगा। लाइक एन आइल्ड साउंडलेस ब्लिंक, जैसे हम लोग अपने पलके झुकाते हैं ना, अपने पलके झपकाते हैं तो आवाज नहीं होती, जैसे हमारी पलके झपकती है तो आवाज होती है क्या, नहीं। तो बोल रहे हैं कि जब मैं मरूंगा ना तो वो शाम का वक्त होगा और हर तरफ शांति होगी, हर तरफ शांति होगी। जैसे हम लोग पलके छुपाते हैं आवाज नहीं होती है, वैसे ही, वैसे ही जब शाम के टाइम पे बिल्कुल भी आवाज नहीं होगा, चारों तरफ क्या रहेगा, शांति रहेगा। ठीक है। उन्होंने कंपेयर किया इवनिंग कैसी होगी, इवनिंग कैसी होगी, आई डिड साउंडलेस ब्लिंक, कि जब आप पलके झपाते हो तो आवाज नहीं होती है, हर तरफ क्या होती है, शांति होती है। वैसे ही जब मैं मरूंगा, जब मैं मरूंगा तो वो इवनिंग का वक्त होगा, शाम का वक्त होगा, और उस वक्त चारों तरफ क्या रहेगा, शांति रहेगा। इफ इंड इफ इट बी, अच्छा हो गया, द ड्यू फॉल हॉक कम्स क्रॉसिंग द सेट टू अलाइट अपॉन द विंग्ड रैप्ड अपलैंड थ्रॉन। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब मैं मरेंगे तो शाम का वक्त होगा, चारों तरफ ओस की बूंदी फैली होगी, चारों तरफ ओस की बूंदी फैली हुई रहेगी। मतलब जब शाम को देखना, शाम को टाइम में ओस गिरता है, मतलब ड्यू गिरता है, तो वो बोले जब शाम का महीना होगा चारों तरफ ओस गिरा रहेगा। एक पक्षी, हॉक मतलब यहाँ पे पक्षी होता है, हॉक मतलब क्या होता है, बर्ड। बोल रहे एक बर्ड अपने पंखों को फैलाते हुए तेजी से आएगा, एक बर्ड पंखों को फैलाते हुए तेजी से आएगा और झुकी हुई झाड़ियों पर आकर बैठ जाएगा। अब इस पूरे को ना मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करता हूँ, इस सिचुएशन को मैं और अच्छे से, यहां तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहां तक मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, वो क्या बोल रहे हैं, जब वो मरेंगे तो इवनिंग का वक्त होगा, जब वो मरेंगे तो इवनिंग का वक्त होगा, ठीक है। और चारों तरफ ओंस की बूंदी होगी, चारों तरफ क्या होगी, शांति होगी, ठीक है। हवाएं चल रही होंगी, लेकिन एक तेजी से पक्षी आता है, एक पक्षी तेजी से उड़ते हुए आएगा और हवाओं से झुकी हुई झाड़ियां है। जब हवा चलती है भाई देखना, झाड़ियां वगैरह झुक जाती हैं, तो बोल रहा है हवाओं से झुकी हुई झाड़ियों पर वो जो पक्षी आएगा वो आकर बैठ जाएगा। तो तुम इमेजिनेशन करो ना कि हवा चल रही है, पेड़ पौधे झुके हुए हैं और एक पक्षी तेजी से आ रहा है और उस झाड़ियों पर आकर बैठ जा रहा है, उस झाड़ियों पर आकर क्या बैठ जा रहा है। और याद रखना चारों तरफ क्या है, शांति है। तो शाम का वक्त है, चारों तरफ शांति है, तेज हवा चल रही है, झाड़ियां झुकी हुई है, एक पक्षी तेजी से उड़ते हुए आ रहा है, उस झाड़ियों पे बैठ जा रहा है। पोएट यही बोलना चाहता है, ठीक है। अ गेजर में थिंक, उसके पड़ोसी, गेजर मतलब लोग, उसके पड़ोसी जो लोग ऑब्जर्व करते, गेजर मतलब जो ऑब्जर्व करते, कौन ऑब्जर्व करता, उसके पड़ोसी लोग ऑब्जर्व करते, ऑब्जर्व करते। अ गेजर में थिंक टू हिम दिस मस्ट हैव बीन अ फैमिलियर साइट। और वो बोल रहे हैं कि जब ये सिचुएशन मेरे पड़ोसी देखेंगे, जब ये सिचुएशन, ये सुनहरा दृश्य, हवा चल रही है, शाम का वक्त है, ओस गिरा हुआ है, पक्षी तेजी से उड़ते हुए, पक्षी तेजी से उड़ते हुए पेड़ पौधों पे बैठ जा रहा है, तो जब ये दृश्य मेरे पड़ोसी देखेंगे तो यही सोचेंगे कि काश पोइट जिंदा होता,
काश थॉमस हार्डी जिंदा होते, अगर वो जिंदा होते तो ये सारी सारी चीजें वो नोटिस किया करते थे, ये सारी सारी चीजें वो इंजॉय किया करते थे। टू हिम दिस मस्ट हैव बीन फैमिली साइड, मतलब ये सारा सिचुएशन फैमिली साइड, समझ रहे हो, ये सारा सिचुएशन वो पसंद करते थे, वो सारा सिचुएशन वो एंजॉय किया करते थे। तो सिंपल सा यहाँ में उन्होंने क्या बोला कि शाम का वक्त है, शाम का वक्त है, हवा चल रही है, चारों तरफ शांति है, तेज हवा की वजह से झाड़ियां झुकी हुई है, पक्षी पक्षी आकर उस झाड़ियों पे बैठ जा रहा है। जब ये सुनहरा दृश्य उनके लोग, उनके पड़ोसी देखेंगे तो फिर वही सोचेंगे काश थॉमस हार्डी जिंदा होते, अगर वो जिंदा होते तो ये सारी सारी चीजें वो नोटिस किया करते थे, ये सारी सारी चीजें वो इंजॉय किया करते थे और उनको ये सुनहरा दृश्य बहुत पसंद था। तो ऐसा थिंकिंग उनके पड़ोसी रखेंगे उनके बारे में उनके मरने के बाद, कि जब पोएट मर जाएगा तो उनके पड़ोसी उनके बारे में यही सोचेंगे काश ये जिंदा होता, अगर ये आदमी जिंदा होता तो ये सारी सारी चीजों को इंजॉय करता था, ये सारी सारी चीजों को अच्छे से देखता था, समझता था, नेचर को एंजॉय करता था। ये वाली जो थिंकिंग है उसके पड़ोसी उसके बारे में सोचेंगे कब, मरने के बाद। चलिए थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं। इफ आई पास इफ आई पास ड्यूरिंग सम नॉकटर्नल ब्लैंकलेंस monthly and warm when the hedgehog travel furtively over the lawn, मतलब यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि जब उनकी मृत्यु होगी तो वो शाम का रात का वक्त होगा, अंधेरे का वक्त होगा। ठीक है, मतलब इस वाले में सेकंड वाले में क्या था, इवनिंग था, यहाँ पे अंधेरे मतलब रात की बात कर रही है कि जब पोएट मरेगा, मतलब जिस दिन पोएट मरेगा उस दिन रात का टाइम होगा और हल्की हल्की गर्मी होगी चारों तरफ, हल्की हल्की गर्मी होगी चारों तरफ। एक्चुअली फोन आ गया, सॉरी एक फोन आ गया था। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जब वो उनकी मृत्यु होगी, जब वो उनकी मृत्यु होगी तो वो रात का वक्त होगा और चारों तरफ हल्की हल्की क्या होगी, गर्मी होगी, चारों तरफ हल्की क्या होगी, गर्मी होगी। व्हेन द hedgehog travels furtively over the lawn, वो पता क्या बोला चले कि जब उनकी मृत्यु होगी तो रात का वक्त होगा और हल्की हल्की गर्मी होगी। आपको पता है जब हल्की हल्की गर्मी होती है ना तो चारों तरफ कीड़े मकोड़े पतंगे भी निकलते हैं, तो वही बोले कि जब उनकी मृत्यु होगी तो ये रात का वक्त होगा। तो उनके लॉन में चारों तरफ कीड़े मकोड़े पतंगे हेजहॉग आएंगे, घूमेंगे, ट्रेवल करेंगे। समझ गए? तो पोएट ये बोलना चाहता जब उनकी मृत्यु होगी, जब जब उनकी मृत्यु होगी तो उस वक्त रात का टाइम होगा और चारों तरफ क्या होगी, हल्की हल्की गर्मी होगी और उनके लॉन में बहुत सारे कीड़े मकोड़े पतंगे हेजहॉग आएंगे, घूमेंगे, ट्रेवल करेंगे, शोरगुल मचाएंगे। ओके, वन में से मतलब पड़ोसी की बात हो रही है। ही स्ट्रोव दैट सच इनोसेंट क्रिएचर शुड कम टू नो हार्म, और जब उनके पड़ोसी ये सारी सिचुएशन को देखेंगे कि उनके लॉन में बहुत सारे कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, पतंगे घूम रहे हैं, और उनके पड़ोसी जब ये सिचुएशन को देखेंगे तो सोचेंगे कि ये जो पोएट है ये ऐसा व्यक्ति था जो इन मासूम मासूम क्रिएचर के लिए, मासूम जीव जंतु के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। देखो लिखा हो ना, बट ही कुड डू लिटिल फॉर देम एंड नाउ ही इज गॉन। मतलब जो ये उसके जो पड़ोसी है उनके मन में ये थिंकिंग आएगी कि जो थॉमस हार्डी पोएट है, ठीक है, वो बहुत कुछ इन कीड़ों मकोड़ों के लिए करना चाहता था, उन कीड़ों मकोड़ों से बहुत प्यार करता था, उनके उनके लॉन में घूमने को देख करके वो बहुत एंजॉय करता था। ठीक है, तो इस हेजहॉग, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, पतंगे हैं, इनके लिए पोएट बहुत कुछ करना चाहता था, थोड़ा बहुत किया और बहुत कुछ नहीं भी कर पाया। क्या ये वाली सोच उनके पड़ोसी उसके मरने के बाद उनके बारे में रखेंगे? मतलब पोएट को लग रहा है जब वो मर जाएगा तो क्या उसके जो पड़ोसी हैं उसके बारे में ये सोचेंगे कि काश ये जिंदा होता और ये लॉन में जो बहुत सारे कीड़े मकोड़े पतंगे घूम रहे हैं, हेजहॉग घूम रहे हैं, तो पोएट इन लोग को देखता था, एंजॉय करता था, पोएट इन लोगों से प्यार करता था, इन लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत नहीं भी कर पाया। क्या इस टाइप की थिंकिंग उसके पड़ोसी रखेंगे उसके मरने के बाद? तो इस लाइन का मतलब ये था। ओके, फोर्थ स्टैंडर्ड चालू करना चाहते हैं। फोर्थ स्टैंडर्ड, इफ व्हेन हियरिंग दैट आई हैव बीन स्टिल्ड एट लास्ट दे स्टैंड एट द डोर, जब लोगों को मेरी मरने की खबर सुनाई पड़ेगी तो लोग अपने घर के दरवाजे के बाहर आएंगे। जब लोगों को मेरे मरने की खबर आएगी तो लोग अपने घर के दरवाजे के बाहर आएंगे। वॉचिंग द फुल स्टार्ड हेवन दैट विंटर सी, यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं फोर्थ स्टैंजा में कि जब वो मरेगा, जब पोएट मरेगा तो वो विंटर का सिचुएशन, विंटर का मंथ होगा, मतलब विंटर होगी, ठंड होगी चारों तरफ। और जब लोगों को मेरे मरने की खबर सुनाई पड़ेगी तो लोग अपने दरवाजे के बाहर आएंगे
और आसमान में देखेंगे, लोग अपने दरवाजा के बाहर आएंगे और आसमान में देखेंगे, और चारों तरफ आसमान में स्टार दिखाई पड़ेंगे। होता है ना, आसमान के देखो चारों तरफ अगर मून है, स्टार्स है, तो गैलेक्सी दिखाई पड़े कितनी अच्छी लगती है। तो वही बोल रहे हैं कि जब लोगों को मेरे मरने की खबर सुनाई पड़ेगी, तो लोग अपने दरवाजे के बाहर आएंगे और आसमान में देखेंगे, चारों तरफ स्टार्स है, मून दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। Will this thought rise on those who will meet my face no more? And he was the man who had an eye such mysterious. तो अब सुनो ध्यान से, लोग जब जैसे ही लोगों को पता चला कि पोएट मर चुका है, तो लोग अपने दरवाजे के बाहर आएंगे और आसमान में देखेंगे, चारों तरफ चांद सितारे दिखाई पड़ेंगे। तो लोग क्या पोएट के बारे में ये सोचेंगे कि पोएट ऐसा व्यक्ति था जो इन चांद सितारों को देख करके एंजॉय करता था, इन मिस्टीरियस गैलेक्सी को, ये जो आश्चर्य से भरा हुआ जो गैलेक्सी है, इसको पोएट देखा करता था, एंजॉय करता था, इन नेचर से प्यार किया करता था। क्या ऐसी थिंकिंग उसके पड़ोसी उसके मरने के बाद रखेंगे? तो देख रहे हो एक्चुअल में ये इस हर एक स्टैंजा में कभी बोल रहे हैं कि जब मैं मरूंगा तो क्या लोग मेरे बारे में किस टाइप का थिंकिंग रखेंगे, क्या मेरे बारे में ये लोग सोचेंगे कि पोएट ऐसा आदमी था जो स्टार्स को एंजॉय करता था, जीव जंतुओं को एंजॉय करता था, शाम का वक्त को एंजॉय करता था। ठीक है, ऐसी थिंकिंग क्या लोग मेरे मरने के बाद रखेंगे मेरे बारे में, ऐसा पोएट बोलना चाहता है। लास्ट स्टेंज आ जाओ। एंड विल एनी से व्हेन माय बेल ऑफ क्विटेंस इज हर्ड इन द ग्लूम एंड क्रॉसिंग ब्रिज कट पॉज इट्स आउटलिंग्स। यहाँ पे बोल रहा है, देखो जो ना क्रिश्चियनिटी में क्या होता है ना, जब कोई मरता है तो उसके मरने के बाद घंटी बजती है। तो वो बोल रहे हैं कि जब लोगों को मेरे मरने की घंटी सुनाई पड़ेगी, जब लोगों को मेरे मरने की घंटी सुनाई पड़ेगी, तो एक तेज हवा का झोंका आएगा और उस घंटी को कुछ पलों के लिए रोक देगा, उस घंटी को कुछ पलों के लिए रोक देगा। क्या बोल रहा है? क्रॉसिंग ब्रिज कट अपॉज इट आउट रोलिंग्स। बोल रहे हैं कि जब लोगों को मेरे मरने की घंटी सुनाई पड़ेगी, तो एक तेज हवा का झोंका आएगा और उस घंटी को पल भर के लिए रोक देगा, पल भर के लिए रोक देगा। टिल दे राइज अगेन एज दे वेयर न्यू बेल्स लूम। तेज हवा का झोंका आएगा, कुछ पल के लिए रोकेगा, और फिर 2-3 सेकंड 4 सेकंड के बाद, दो कुछ पलों के बाद, मतलब 2-3 सेकंड 4 सेकंड के बाद वो घंटी दोबारा बजना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या मेरे पड़ोसी मेरे बारे में ये सोचेंगे, क्या मेरे नाइबर मेरे बारे में ये सोचेंगे कि पोएट इन सारी घंटियों को इंजॉय करता था, इन सारी घंटियों को सुना करता था? क्या इस टाइप की थिंकिंग पड़ोसी मेरे बारे में रखेंगे? मतलब इस लास्ट स्टैंजा में पोएट ये बोलना चाहता था कि जब मेरी मरने की घंटी लोगों को सुनाई पड़ेगी, तो एक तेज हवा का झोंका आएगा जो पल भर के लिए, 2-3 सेकंड के लिए, पल भर के लिए उस बजती हुई घंटी को रोक देगा, बजती हुई घंटी को रोक देगा, और फिर 2-3 सेकंड के बाद अचानक से फिर घंटी बजना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस घंटी को सुन करके लोग क्या ये सोचेंगे कि काश पोएट जिंदा होता, क्योंकि जो पोएट जिंदा होता था तो इन सारी घंटियों को सुना करता था, इन सारी घंटियों को एंजॉय करता था। तो क्या इस टाइप का सोच पोएट के बारे में लोग रखेंगे? एक पोएट अगर जिंदा होता तो इन सारी घंटियों को सुना करता था, इस टाइप का सोच क्या मेरे मरने के बाद लोग उसके बारे में रखेंगे? तो होपफुली दोस्तों मैंने हर एक स्टैंजा आपको क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको फटाफट एक बार समरी देना चाहता हूँ। पोएट ये बोलना चाहता है कि जब वो मरेगा, उस वो उसका मतलब जो वर्तमान जीवन है बहुत डरा हुआ है, बहुत भयभीत है, उसको लग रहा है वो कभी भी मर सकता है, कभी भी उसका जो वर्तमान जीवन है कभी भी समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो पोएट ये बोलना चाहता है अगर मैं मर गया तो लोग मेरे बारे में क्या थिंकिंग रखेंगे? अब पोएट अलग अलग स्टैंजा में अलग अलग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। पोएट कभी बोलना चाहता है कि जब मैं मरूंगा तो मई का मंथ होगा, पेड़ पौधों से हरी हरी पत्तियां निकलेंगी, जो कोमल जैसी सॉफ्ट कोमल जैसी होंगी, सॉफ्ट होंगी, और जब हवा चलेगी तो वो सारी पत्तियां फड़फड़ाएंगी पंख की तरह। तो क्या ये सिचुएशन देख करके मेरे पड़ोसी मेरे बारे में ये सोचेंगे कि पोएट इन सब चीजों को देखा करता था, एंजॉय करता था? क्या इस टाइप की थिंकिंग मेरे पड़ोसी मेरे बारे में रखेंगे? फिर सेकंड स्टेज हम वो बोलना चाहते हैं कि जब मैं मरूंगा तो शाम का वक्त होगा, जब मैं मरूंगा तो शाम का वक्त होगा। ठीक है, चारों तरफ ओस गिरी हुई रहेगी, हवा का चारों तरफ ओस गिरी रहेंगी, हवाओं की वजह से जो बहुत सारी झाड़ियां हैं वो झुक जाएंगी, मतलब हवा चलती है तो झाड़ियां झुक जाती हैं। तेज पक्षी उड़ते हुए आएगा उस पेड़ पौधे पर, उस झाड़ियों पर बैठ जाएगा। इतना सुनहरा दृश्य देख करके क्या उसके पड़ोसी इसके बारे में सोचेंगे कि काश पोएट जिंदा होता, अगर जिंदा होता तो इन सब चीजों को एंजॉय करता है? फिर ऐसे बोल रहे हैं कि थर्ड स्टेंजा बोल रहे हैं कि जब मैं मरूंगा तो वो वार्म सिचुएशन होगा, मतलब हल्की गर्मी होगी, रात का टाइम होगा, बहुत सारे जीव जंतु फतंगे निकलेंगे,
तो इन सिचुएशन देख कर क्या उनके पड़ोसियों के बारे में ऐसा सोचेंगे कि ये सब देख करके पोएट एंजॉय करता था। फिर वो बोला चाहता है कि जब मैं मरूंगा, यहाँ पे जो ये वाला, जब मैं मरूंगा तो वो विंटर का महीना होगा और आसमान में चारों तरफ चांद सितारे दिखेंगे, तो क्या मेरे मेरे पड़ोसी इसके बारे में ये सोचेंगे, या पोएट अगर जिंदा होता तो ये चांद सितारों को देखा करता था। लास्ट में बोल रहे हैं जब लोगों को मेरे मरने की घंटी सुनाई पड़ेगी, ठीक है, और एक तेज हवा का झोंका आएगा, उस घंटियों को पल भर के रोक देगा, और फिर कुछ सेकंड के बाद वो घंटियां दोबारा बजने लगेगी, तो क्या मेरे पड़ोसी मेरे बारे में सोचेंगे कि पोएट अगर जिंदा होता तो इन सारी सिचुएशन को एंजॉय करता था, देखता था, सुना करता था, तो क्या इस टाइप की थिंकिंग लोग मेरे बारे में रखेंगे। तो ये ओवरऑल समरी था पोएम का। मैंने पूरी कोशिश की है दोस्तों आपको पोएम समझाने के लिए। आप जरूर कमेंट कर बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं आया, एक बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते सारे एमसीक्यू, फटाफट इसके एमसीक्यू कंप्लीट करते हैं। होपफुली कितने 100 होंगे एमसीक्यू, इसको भी कंप्लीट करते 15-20 मिनट में, ठीक है। ओके पहला क्या बोल रहा है, हार्डी इज द डिस्क्राइबिंग गोइंग आउट द बैक डोर, ठीक है, गोइंग आउट द बैक डोर, नॉट द फ्रंट इन हिज पोएम आफ्टरवर्ड्स, व्हाट डज इट मीन, सजेस्ट इन द पोएम। मतलब बैकडोर का मतलब क्या होगा, उनका जो वर्तमान जीवन है कभी भी समाप्त हो सकता है, इसी को बोलते हैं अननोटिस डेथ। मतलब उनका जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, उनका जीवन कभी भी समाप्त हो, बैकडोर मतलब उनका वर्तमान जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, ठीक है ना। दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप का कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें जरूर ज्वाइन करना आप लोग, ठीक है। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जरूर ज्वाइन करना, कमेंट बॉक्स को चेक, हर वीडियो का कमेंट बॉक्स जरूर चेक करना, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको भी देख लो फटाफट। ईएनवीएस भी बहुत जल्दी अपलोड करेंगे और इंग्लिश खत्म करेंगे फटाफट। हु रोट इन द पोएम आफ्टर हु रोट द पोएम आफ्टरवर्ड्स, थॉमस हार्डी। इन आफ्टरवर्ड थॉमस हार्डी रिफ्लेक्ट अपॉन, इन इफ रिफ्लेक्ट अपॉन चाइल्डहुड मेमोरी, रिग्रेट्स लाइफ, द ब्यूटी ऑफ नेचर, नहीं, यहाँ पे डेथ की बात कर रहे हैं, डेथ की बात कर रहे हैं, नहीं। मुझे लगा क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, रिफ्लेक्ट अपॉन मतलब किसकी बात कर रहे हैं, उनका लग रहा है कि उनका जीवन कभी भी समाप्त होता है, उसके बारे में बात करते हैं। इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ मतलब उनका जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, वो अपने डेथ के बारे में बात कर रहे हैं कि जब उनकी डेथ हो जाएगी तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। मतलब जो पोएट है वो मर जाएगा, जब पोएट मर जाएगा तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे उसके मरने के बाद, इसी को बोलते हैं इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। according to the poem according to the poem, what will be the speaker be remembered for, he love for the nature, obviously उस पोएट को पता है कि मेरे मरने के बाद लोग यही सोचेंगे कि काश पोएट जिंदा होता तो वो नेचर को एंजॉय करता था, तो हिज लव फॉर नेचर। विच सीजन इज प्रोमिनेंटली फीचर्ड इन द पोएम, ऑटम, ऑटम, ठीक है। जहाँ पे याद है तुम लोग को, ऑटम में ही तो, ऑटम में ही तो सब निकलता है ना, पेड़ पौधे से पंखुड़ियां वगैरह निकलती है, तो ये ऑटम सीजन की बात हो रही है, ठीक है। नहीं ऑटम, थोड़ा सा होगा सोचना है तो इसमें, हाँ जी ऑटम ही होगा, जब ऑटम ही होगा, यहाँ पे आंसर होगा ऑटम, मतलब पेड़ पौधे ये सब निकलते हैं ना, बहुत सुनहरा मौसम होता, आंसर इज बी, ऑटम ही होगा, ठीक है। मुझे लगा स्प्रिंग होगा, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था। द टोन ऑफ द आफ्टरवर्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मेलनकोनिक, मेलनकोनिक, ठीक है। मेलनकोली मतलब इसलिए सैड होता है क्योंकि ये मरने की बात हो रही है ना, तो अब सोचो ना तुम्हारे मरने की बात हो रही है तो तुम खुशी खुशी थोड़ी बोलोगे, तो यहाँ पे मेलनकोली का मतलब होता है सैडनेस, तो कौन सा इमोशन की बात हो रही है, कौन सा टोन है, मेलनकोली सैडनेस का टोन है, ठीक है। व्हाट वाज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द डेथ इन द पोएम, इट इज इनविटेबल बट नॉट फाइनल, मतलब उनको लग रहा है कि उनका जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, कभी भी मर सकते हैं, ठीक है। वो इस पोएट में बोलना चाहता है कि उनका जो डेथ है ना अनसर्टेन है, कभी भी हो सकता है। तो अपने डेथ को उन्होंने क्या बोला, इनएविटेबल मतलब अनसर्टेन, कभी भी हो सकती है। द पोएम आफ्टरवर्ड फोकस अपॉन एजिंग एंड लेगेसी, मतलब उनका जो इस पूरे पोएम में उन्होंने क्या बोला, उनकी वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनका जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, और उनके मरने के बाद भी लोग उनको तरह तरह से याद रखेंगे, तो वो लेगेसी की बात कर रहे हैं, एजिंग की बात कर रहे हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ द आफ्टरवर्ड रिवॉल्व्स अराउंड मोर्टेलिटी एंड लेगेसी, अपने मरने की बात कर रहे हैं, और मतलब इस पूरे पोएम में उन्होंने क्या बोल रहे हैं, हर इस में क्या बोला, मैं मर सकता हूँ, मैं मर सकता हूँ, जब मैं मरूंगा तो ये सिचुएशन होगा, वो सिचुएशन होगा, वो मोर्टेलिटी और लेगेसी की बात कर रहे हैं कि मेरे मरने के बाद लोग, अरे जिसको लोग याद रखते हैं उसको लेगेसी बोलते हैं ना, तो मेरे मरने के बाद लोग मुझे याद रखेंगे, इस टाइप से। द पोएम सजेस्ट दैट द ट्रू वैल्यू ऑफ पर्सन लाइज इन देयर कनेक्शन टू नेचर एंड देयर कम्युनिटी। इस पूरे पोएम से
जो पोएट है ये बोलना चाहता है कि एक इंसान का सही जीवन क्या होता है, जब अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा कनेक्शन, नेचर के साथ अच्छा कनेक्शन, मतलब क्या, समाज में घुल मिल के रहना, भाईचारा को मेंटेन करके रहना और नेचर को एंजॉय करना, दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे उन्होंने एक सही इंसान का जीवन को बताया है कि जब आप आसपास के लोगों के साथ मिलजुल के रहते हो और नेचर को एंजॉय करते हो। तो ट्रू वैल्यू ऑफ पर्सन लाइज इन द कनेक्शन टू द नेचर एंड देयर कम्युनिटी, अपने समाज से जुड़ा रहना, नेचर से जुड़ा रहना, दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। हाउ डज द स्पीकर envision himself in the future of afterward a part of natural landscape, मतलब क्या सर? How does the speaker envision himself in the future? लोग फ्यूचर में उसको कैसे याद रखेंगे, लोग फ्यूचर में कैसे याद रखेंगे, ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ नेचुरल लैंडस्केप, कि जब जब नेचर की बात आएगी, जब लोग नेचर को देखेंगे तो पोएट के लोगों की याद आएगी। अगर पोएट जिंदा होता तो इन सारे नेचुरल चीजों को वो एंजॉय किया करता था। समझ गए? तो यहाँ पे बोल रहा है कि लोग फ्यूचर में पोएट को कैसे याद रखेंगे, या पोएट अपने आप को कैसे लोगों को याद दिलाएगा, जब लोग नेचुरल चीजों को देखेंगे तो लोगों को पोएट की याद आएगी, एज ए पार्ट ऑफ नेचुरल लैंडस्केप। What is the central theme of the Thomas Hardy poem Afterward? The passage of time, the passage of time and memory. ठीक है, कि लोग उनके मरने के बाद कैसे उन्हें याद रखेंगे, तो यहाँ पे एक्चुअली मेमोरी की बात हो रही है। इन आफ्टरवर्ड व्हाट हार्डी एटीट्यूड टुवर्ड द डेथ इज एक्सेप्टेंस, भाई मैं कभी मर सकता हूँ, ये चीज वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट विल हैपन टू द स्पीकर आफ्टर डेथ, हिज मेमोरी विल बी लाइव ऑन इन द लैंडस्केप, मतलब वो बोल रहे हैं कि जब भी लोग नेचर को देखेंगे तो लोगों को पोएट की याद आएगी। लोग लोग पोएट को याद रखेंगे नेचर को देख करके, कि जब भी लोग नेचर देखेंगे तो लोगों को पोएट की याद आएगी। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोएम आफ्टरवर्ड्स? ऑब्वियसली मेलनकोलिक, टोन कैसा है? मेलनकोलिक, डीप इमोशन, सैडनेस वाला टोन है। व्हाट डज द स्पीकर कंटेम्पलेट अबाउट हिज लाइफ इन आफ्टरवर्ड? कंटेम्पलेट का मतलब होता है जब आप डीपली किसी चीज के बारे में सोचते हो ना, उसके लिए इसके लिए वर्ड यूज होता है कंटेम्पलेट। तो व्हाट डज स्पीकर कंटेम्पलेट अबाउट हिज लाइफ इन द आफ्टरवर्ड्स? ठीक है, आंसर हो जाएगा हिज कनेक्शन टू द नेचर एंड लैंड। मतलब लोग ना, जब लोग नेचर को देखेंगे तो लोगों को पोएट की याद आएगी ही आएगी, ऐसा पोएट को लगता है। क्योंकि क्योंकि जो पोएट है वो अपना पूरा जीवन नेचर के साथ एंजॉय किया है। तो जब भी कुछ नेचर में सुंदरता दिखेगी ना तो लोग बोलेंगे कि ही वॉज द मैन हु एंजॉय सच थिंग। तो लोगों मन में थिंकिंग रहेगा कि वो आदमी इन सब चीजों को एंजॉय करता था। जब भी कोई इंसान नेचर को देखेगा तो उनको पोएट की याद आएगी आएगी। तो वही बोलना चाहते हैं कि उनका जो कनेक्शन था नेचर और लैंड के साथ, मतलब लैंडस्केप मतलब नेचुरल चीजों के साथ उनका कनेक्शन था। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के बोला कि व्हाट डज द स्पीकर कंटेम्पलेट अबाउट हिज लाइफ, कि मेरे मरने के बाद मेरे, क्योंकि पोएट तो पूरे जीवन भर नेचर को एंजॉय किया, नेचर के बारे में एनालिसिस किया, ठीक है, तो लोग वही बोले मेरे मरने के बाद लोग मेरे बारे में क्या कैसा थिंकिंग रखेंगे, कि मेरा एक डीप कनेक्शन था नेचर के साथ, मेरा एक डीप कनेक्शन था नेचुरल चीजों के साथ, नेचुरल इमेजिनेशन के साथ। तो जब भी कोई इंसान नेचर को देखेगा तो उनको मेरी याद जरूर आएगी। व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द वैल्यू ऑफ लाइफ इन आफ्टरवर्ड? ठीक है, क्या सजेशन दे रहा? लाइफ मीनिंग इज फाउंड इन द ह्यूमन कनेक्शन। सजेशन यही दिया कि इस पोएम में पोएट ने यही सजेशन दिया है, यही सजेशन दिया है कि भैया जो असली जीवन है वो ह्यूमन कनेक्शन के साथ है और बेसिकली नेचर के साथ है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आफ्टरवर्ड? इट रिफ्लेक्ट ऑन द इवेंट दैट अकर आफ्टर डेथ। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है भाई, मेरे मरने के बाद लोग मुझे कैसे याद रखेंगे? तो वो ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि मेरे मरने के बाद बहुत सारा इवेंट होगा, कभी शाम हो गई, कभी रात हो गई, कभी तेज हवाओं का झोंका चलेगा, तो अलग अलग इवेंट में लोग मुझे अलग 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 तरीके से याद रखेंगे। तो इट रिफ्लेक्ट ऑन द इवेंट डेट अकर आफ्टर डेथ, कि बहुत सारे इवेंट होंगे उनके मरने के बाद तो लोग उनको याद रखेंगे। हाउ डज हार्डी कन्वे द स्पीकर कनेक्शन टू द नेचर इन द पोएम? थ्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल लैंडस्केप। क्या बोल रहा है? हाउ डज हार्डी कन्वे द स्पीकर कनेक्शन? लोग कैसे याद रखेंगे, लोगों लोगों को कैसे पता चलेगा कि पोएट का कनेक्शन था? जब जब कुछ भी नेचुरल डिस्क्रिप्शन होगा तो लोगों को पोएट की याद आएगी। क्या बोल रहा है? स्पीकर कनेक्शन टू द नेचर इन द पोएम थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल लैंडस्केप, कि जहां पर भी नेचर का डिस्क्रिप्शन की बात होगी तो लोग उस प्रकार से उसको याद रखेंगे। तो हाउ डज हार्डी कन्वे द स्पीकर कनेक्शन टू नेचर इन द पोएम? ये कनेक्शन कैसे होगा? लोग कनेक्शन तो लोग याद कैसे रखेंगे? पोएट को लोग कैसे याद रखेंगे जब भी नेचर की बात होगी?
जब भी एक नेचुरल इमेजिनेशन की बात होगी तो लोग पोएट को याद रखेंगे, लोग पोएट को समझेंगे। ठीक है, थ्रू द डिस्क्रिप्शन नेचुरल डिस्क्रिप्शन, जब भी कोई नेचुरल चीजों का डिस्क्रिप्शन होगा, कोई भी नेचुरल ब्यूटीफुल इमेजिनेशन होगा, तो लोग पोएट को इस प्रकार से याद रखेंगे कि ही वॉज द मैन हु एंजॉय सच थिंग। तो उसका कनेक्शन था हमेशा याद रखना, डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल लैंडस्केप। What does the phrase when the present has lasted its posture suggest in the context of the stanza? मतलब क्या है? उनका उनका जो वर्तमान जीवन है वो कभी भी समाप्त हो जाएगा। वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। द पैसेज ऑफ टाइम एंड द क्लोजिंग ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। उन्होंने क्या बोला कि उनका जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, उनका जो वर्तमान है कभी भी खत्म हो सकता है। ये लाइन था ना, व्हेन द प्रेजेंट हैज लैस्ट दिस पोस्चर सजेस्ट, उनका जो वर्तमान जीवन है वो कभी भी समाप्त हो सकता है। यही वाला आंसर होगा इसका, द पासेस ऑफ टाइम एंड क्लोजिंग द प्रेजेंट मोमेंट। द वर्ड द व्हाट डज द वर्ड पोस्टर मोस्ट लाइक मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लाइन? ठीक है, पोस्टर्न का मतलब क्या होता है? पोस्टर मतलब बेसिकली क्या हो गया कि दरवाजा बंद होना, पीछे का दरवाजा बंद होना, दैट इज द मीनिंग ऑफ पोस्टर्न। तो मोस्ट लाइकली मीन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लाइन व्हेन द प्रेजेंट हैज लैज्ड इट्स पोर्टन बिहाइंड बाय द ट्रमलस स्टे, कि मेरा जीवन पीछे, मतलब पीछे बंद दरवाजे की तरह बंद, मतलब मेरा जीवन पिछले, जो पिछला वाला दरवाजा है, जब वो बंद होगा तो मेरा जीवन भी समाप्त हो जाएगा, ऐसा यहाँ बोलना चाहता है। तो स्मॉल गेट मतलब एक छोटा सा गेट या दरवाजा, स्पेशली वन एट बैक और साइड ऑफ द बिल्डिंग, मतलब पीछे का कोई दरवाजा है, अगर वो बंद हो जाता है तो उसके बंद होने का मतलब स्पीकर, मतलब जो पोएट है उसका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे पोस्टर का मतलब होता है पीछे का दरवाजा कभी भी बंद हो सकता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज ही वॉज द मैन हु यूज्ड टू नोटिस सच थिंग? इसका मतलब क्या है कि जब लोग नेचर को देखेंगे तो लोगों को याद आएगा, लोगों को याद आएगा कि अगर पोएट जिंदा होता तो इन सब चीजों को वो देखा करता था। तो पोएट का एक कनेक्शन की बात हो रही है कि जब भी लोग नेचर को देखेंगे तो लोगों को पोएट की याद आएगी कि अगर ये आदमी जिंदा होता तो इन सब चीजों को याद करता था। तो आंसर क्या होगा? इट एम्फेसिस द स्पीकर ऑब्जर्वेंट नेचर एंड अटेंशन टू डिटेल। ही वॉज द मैन हु नोटिस सच थिंग का मतलब कि जो लोग सोचेंगे कि अगर पोएट जिंदा होता तो इन सब नेचुरल चीजों को वो नोटिस किया करता था, वो देखा करता था, ऑब्जर्व किया करता था, नोटिस किया करता था, अटेंशन किया करता था। ठीक है, व्हाट डज द स्पीकर wonder about in he was a man who used to notice such thing whether his observant nature will acknowledge by others। मतलब लोग यही सोचेंगे कि अगर ये जिंदा होता तो नेचर को वो ऑब्जर्व करता था, नेचर को एंजॉय करता था। तो आंसर देखना, इसका आंसर ऑलमोस्ट सेम ही हो गया, 23-24 का, 22-23 का। व्हाट इज द बीइंग कंपेयर्ड टू आई इल साउंडलेस ब्लिंक इन द लाइन द डिसेंट ऑफ डार्कनेस एट डस्क? यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, जैसे हमारी पलकें झपकती है तो आवाज नहीं होती, वैसे ही डस्क मतलब इवनिंग में चारों तरफ क्या है? शांति है। तो डार्कनेस, द डिसेंट ऑफ डार्कनेस एट डस्क का मतलब क्या हो गया कि चारों तरफ शाम को अंधेरा हो चुका है या अंधेरा होने वाला है, और चारों तरफ क्या है? शांति है। जैसे पलकें झपकती हैं आवाज नहीं होता, वैसे ही चारों तरफ क्या है? शांति है। तो यहाँ पे आइल्ड इल्ड साउंडर ब्लिंक का कंपेयर किया गया था डिसेंट ऑफ डार्कनेस एट डस्क, कि जो शाम होगी वहां पे डार्कनेस होगी और शांति होगी चारों तरफ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पीकर मेंशनिंग द डस्क? इट सिंपल डस्क इट सिंपलाइज एट द एंड ऑफ डे एंड ऑनसेट ऑफ डार्कनेस। मतलब क्या बोल रहा है कि धीरे धीरे शाम ढल रही है, मतलब धीरे धीरे सूरज ढल रहा है, धीरे धीरे सूरज ढल रहा है, शाम हो रही है, दिन समाप्त हो रहा है। मतलब क्या? हल्की हल्की लाइट चारों तरफ है, हल्की हल्की लाइट। देखो ना, शाम के टाइम पे हल्का हल्का लाइट चारों तरफ रहता है, उस सिचुएशन की बात हो रही है। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पीकर मेंशनिंग द डस्क, डस्क मतलब इवनिंग की बात हो रही है, तो इवनिंग मतलब दिन समाप्त हो रहा है, हल्की हल्की रोशनी चारों तरफ है। इट इट सिंबलाइज द एंड ऑफ द डे, डे समाप्त हो रहा है, ऑन सेट ऑफ डार्कनेस और हल्का हल्का अंधेरा चारों तरफ फैल रहा है। तो डस्क का मतलब यही होगा कि शाम की बात हो रही है। इन द लाइन ड्यू फॉल हॉक comes crossing the set to alight, what does the dew fall hawk likely refers to? ड्यू फॉल हल का मतलब यहाँ पे होगा पक्षी की बात हो रहा है, अ टाइप ऑफ बर्ड। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज टू अलाइट? इंडिकेट द हॉक इज लैंडिंग और सेटलिंग। टू अलाइट का मतलब क्या हो रहा है कि जो पक्षी है वो तेजी से उड़ते हुए आ रहा है और झुकी हुई पहाड़ियों पर, झुकी हुई पहाड़ी पर, झुकी हुई पेड़ पौधों पर, झाड़ियों पर आकर बैठ जा रहा है।
तो यहाँ पे हो गया टू अलाइट का मतलब हो गया टू इट इंडिकेट दैट हॉक इज लैंडिंग और सेटलिंग डाउन, मतलब जो पक्षी आ रहा है वो झुकी हुई झाड़ियों पे आकर बैठ जा रहा है। ठीक है। हाउ डज द यूज हाउ डज द यूज ऑफ द वर्ड सेड कंट्रीब्यूट द इमेजरी इन द लाइन। सेड का मतलब क्या हो रहा है कि चारों तरफ हल्की हल्की शाम हो चुकी है, हल्का हल्का अंधेरा हो चुका है और हल्की हल्की रोशनी है, तो लाइटिंग की बात हो रही है। इट कन्वे द चेंजिंग लाइट कंडीशन ऑफ द डेस्क। ठीक है। तो यहाँ पे जो सेड का मतलब हो गया ना कि इस दिन समाप्त हो रहा है, चारों तरफ हल्की हल्की क्या है, हल्का हल्का रोशनी है और अंधेरा होने वाला है, तो इसको बोलते हैं चेंजिंग द लाइट कंडीशन ऑफ डस्क। दिन समाप्त हो रहा है, अंधेरा होने वाला है। ठीक है। व्हाट इज द फ्रेज टू हिम दिस मस्ट हैव बीन अ फैमिलियर साइट सजेस्ट दैट द सब्जेक्ट्स रिलेशनशिप विद द सीन। क्या बोल रहा है, टू हिम दिस मस्ट हैव बीन ए फैमिलियर साइट। इसका मतलब क्या हो गया, दिस सब्जेक्ट हैव डीप कनेक्शन टू द सीन। जब लोग सोचेंगे, जब लोग देखेंगे कि ऐसा इवेंट हो रहा है, नेचुरल इवेंट हो रहा है, ऐसा नेचुरल इवेंट हो रहा है, तो लोग पोएट को याद रखेंगे। तो पोएट के एक्चुअली कनेक्शन की बात हो रही है, बोला ना, अ सब्जेक्ट टू अ डीप कनेक्शन। जब भी देखो याद रखना, जब भी क्वेश्चन बोलेगा ना कि ही वॉज द मैन, ही वॉज द मैन, ठीक है, हु नोटिस सच थिंग, या टू हिम दिस मस्ट हैव बीन फैमिलियर साइट, इसका मतलब पोएट का डीप कनेक्शन नेचर के प्रति लोग याद रखेंगे कि पोएट अगर जिंदा होता तो लोग नेचर को ऐसे देखा करता था, एंजॉय करता था। What emotion evoked by the phrase some nocturnal blankness tranquility। सर कौन सा इमोशन, ट्रैंकुलिटी मतलब, देखो जब भी बोलते हैं ना सम नेक्टोरल ब्लैंकनेस मतलब क्या, चारों तरफ अंधेरा हो चुका, मतलब शांति की बात हो रही है। तो ट्रैंकुलिटी मतलब पीस की बात हो रही है, शांति की बात हो रही है। जब भी ब्लैकनेस हो या इवनिंग हो, नाइट हो, किसी भी पोएम वगैरह में, तो वहां पे पीस की बात होती है। तो आंसर होगा ट्रैंकुलिटी, मतलब पीस की बात हो रही है। ठीक है। तो सम नेक्टोरल ब्लैंकनेस मतलब यहाँ पे ट्रैंकुलिटी मतलब पीस की बात हो रही है, कि चारों तरफ अंधेरा है, मतलब चारों तरफ क्या है, शांति है। 31, what emotion is evoked by the phrase now he is gone। obviously sadness, कि वो मरने की बात कर रहे हैं, वो sadness की बात हो रहा है। ठीक है। और उनकी पॉलिसी बोलेंगे अब तो वो मर गया है, वरना जिंदा रहता तो ये सारा सिचुएशन एंजॉय करता, तो इसमें सैडनेस की बात हो रही है। ठीक है। व्हाट इज द फ्रेज बट ही कुड डू लिटिल फॉर देम इम्प्लाई अबाउट सब्जेक्ट कैपेबिलिटीज। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई याद है वो जीव जंतु, जो पतंगे कीड़ा चारों तरफ लॉन में घूम रहे थे, तो पोएट जब मर चुका रहेगा तो लोग उसको देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि वह ऐसा व्यक्ति था जो इन सब चीजों को देख कर एंजॉय करता था, इनके लिए बहुत कुछ करना चाहता था, पर थोड़ा बहुत किया, बहुत कुछ नहीं कर पाया। ये उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ। द सब्जेक्ट ऑफ एफर्ट वेयर अल्टीमेटली इनफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग इनोसेंट क्रिएचर, मतलब उसने बहुत कुछ कोशिश किया इन लोगों को करने के लिए, बट थोड़ा बहुत किया और थोड़ा बहुत नहीं कर पाया। इसको बोलते हैं इनफेक्टिव प्रोटेक्टिंग द इनोसेंट क्रिएचर, की अच्छी तरीके से कंप्लीटली उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ठीक है। तो डी वाला आंसर होगा। व्हाट द इमोशन डज फ्रेज दे स्टैंड द डोर इवोक, ऑब्वियसली कौन सा इमोशन है, सैडनेस, मेलनकोली या सैडनेस। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज एन आई फॉर सच मिस्टीरियस, इट सजेस्ट दैट स्पीकर्स नी कीन ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग द अननोन। मतलब लोग बोल रहे हैं कि जब लोग चांद सितारों को देखेंगे, इस मिस्टीरियस ब्रह्मांड को देखेंगे, तो लोग सोचेंगे कि पोएट ऐसा चीजों को देखा करता था, ऑब्जर्व करता था और इन मिस्टीरियस चीजों का पता करने की कोशिश करता था। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। व्हाट इज द स्पीकर क्वेश्चनिंग दिस लाइन वेदर विल रिमेंबर आफ्टर हिज डेथ। वो लोग, पोएट बोल रहा क्या मुझे लोग याद रखेंगे, और याद रखेंगे तो किस तरीके से याद रखेंगे, ये क्वेश्चनिंग कर रहा है क्वेश्चन में। ठीक है। व्हाट डज द टर्म बेल ऑफ क्वेटेंस मोस्ट लाइकली टू रिफर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस लाइन। या द बेल ऑफ क्वेटेंस मतलब क्या, जब मरने की घंटी, चर्च में क्या जब क्रिश्चियन में क्या, जब कोई मरता है तो चर्च में घंटी बजती है, वही बोल रहा है। अ फ्यूनरल बेल टोलिंग टू द मार्क स्पीकर पासिंग, मतलब जब पोएट मर जाएगा तो चर्च में मरने की घंटी सुनाई पड़ेगी। क्रिश्चियनिटी में होता है कि जब कोई मरता है तो वहाँ पे घंटी बजाते हैं लोग। ठीक है। तो वो फ्यूनर बेल। इन विच लिटरेरी पीरियड इज थॉमस हार्डी प्राइमरली एसोसिएटेड, विक्टोरियन, किस एज के थे, विक्टोरियन एज के थे। ये जो थॉमस हार्डी थे नॉर्मली विक्टोरियन एज के पोएट थे। वेयर वॉज थॉमस हार्डी बॉर्न, डोचेस्टर इंग्लैंड। व्हाट इज द थॉमस हार्डी प्रोफेशन बिफोर ही बिकम द फुल टाइम राइटर, आर्किटेक्ट थे ये। राइटर, फुल टाइम राइटर बनने से पहले ये आर्किटेक्ट थे। इन विच ईयर थॉमस हार्डी बॉर्न, 1840। इन विच ईयर डिड थॉमस हार्डी पास अवे, 1928, 1928 में इनका मृत्यु हुई थी।
व्हाट इज द कॉज ऑफ थॉमस हार्डी डेथ? इनको निमोनिया हो गया था। इनके मरने का रीजन क्या था? निमोनिया, बीमारी होती है निमोनिया। When the present has lasted its postern, what does the speaker mean to say when he die? जब वो मर सकते हैं, तो उनका प्रेजेंट सिचुएशन कभी भी समाप्त हो सकता है, मतलब वो अपने मरने की बात कर रहे हैं। In which a month does the speaker think of his death? फर्स्ट स्टंजा, फर्स्ट मतलब मई का मंथ था। फर्स्ट स्टंजा में वो मई के मंथ में बोला कि जब वो मरेंगे तो मई का महीना होगा। Which natural activity does the speaker describe in the month of May? Fluffing of leaves, कि पेड़ पौधे से नई नई पत्तियां निकलेंगी। Which animal does the speaker think in the third stanza? एंड व्हाट डज एनिमल डू? याद है हेज हॉग निकल रहा था, तो आंसर क्या होगा? हेज हॉग ट्रेवलिंग सीक्रेटली। धीरे धीरे हेज हॉग क्या करता होता है? हेज हॉग मतलब चूहा धीरे धीरे क्या कर रहा था? चारों तरफ घूम रहा था कि किसी को पता ना चले। व्हाट इज द बेल ऑफ कुटेंस मीन्स? कि बेल डेट इज टोल्ड एट द चर्च व्हेन पर्सन डाई। यहाँ पे बेल ऑफ कुटेंस का मतलब क्या होता है? जब कोई मर जाता है तो चर्च में उसके मरने की एक घंटी बजती है। The title of poem afterward refers to the time after the speaker death. Afterward टाइटल का मतलब क्या होता है? उसके मरने के बाद लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, यही था द टाइम आफ्टर स्पीकर डेथ। तो आफ्टरवर्ड का मतलब क्या है? कि जब उसके मरने के बाद उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे या उसके बारे में लोग क्या थिंकिंग रखेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ आफ्टरवर्ड्स। विच नॉक्टर्नल क्रिएचर इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम आफ्टरवर्ड? हेजॉग। रात में क्या निकल रहा था? हेजहॉग निकल रहा था। मतलब चूहा, जंगली चूहा बोलते हैं, शाही उसमें थे ना, कांटे कांटे ऐसे होते हैं, हेजहॉग बोलते हैं उसको। इन द पोएम आफ्टरवर्ड बेल ऑफ कुटेंस रिफर्स टू द बेल रंग टू द सिग्नल ऑफ डेथ। जब बेल बजती है तो इसका मतलब किसी की मृत्यु हुई है। द वर्ड पोस्टर्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम आफ्टरवर्ड मीन्स बैक एंट्रेंस। बैक एंट्रेंस, पोस्टर्न का मतलब क्या होता है? पीछे का दरवाजा बंद करना। तो बैक एंट्रेंस मतलब पीछे का दरवाजा। इन द फर्स्ट स्टेंजा आफ्टरवर्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म पोस्टर्न? पोस्टर्न मतलब अ बैक डोर, वही बैक डोर। When the hedgehog travel furtively over the lawn is an example of the poetic deicide personification। जब ना इंसान और एनिमल का कंपैरिजन होता है, या इंसान की जो बिहेवियर और एनिमल का जो बिहेवियर सेम होता है, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। यहाँ आंसर क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। हैजॉग को देख करके वो सोचेगा, तो कंपैरिजन हो रहा है ना इंसान और एनिमल का, है पर्सोनिफिकेशन। जब इंसान और नेचर का होता है ना, तो मेटाफोर होता है। यहाँ पे इंसान और एनिमल का हो रहा है पर्सोनिफिकेशन, कि दोनों का बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम है। हाउ आर द लीव ऑफ द मे मंथ डिस्क्राइब इन द स्टेंजा? कैसा था? पेड़ पत्तों जो पत्तियां निकल रही थी वो सिल्क की तरह सॉफ्ट और डेलिकेट थी, पतली थी, नन्ही थी, कोमल थी। व्हाट डू द ग्लैड ग्रीन लिप्स सिंबलाइज इन द स्टेंजा? रिन्यूअल एंड वाइटेबिलिटी। जो ग्रीन लिप्स थी उसका सिंबल क्या? रिन्यूअल मतलब नई नई पत्तियां निकल रही है, वाइटेबिलिटी मतलब तेज, मतलब एनर्जी से भरा हुआ। तो जो नई नई पत्तियां निकल रही हैं वो बहुत खूबसूरत है, एकदम एनर्जी से भरी हुई हैं। The phrase delicate filmed as a spun silk is an example of what poetic device? Sm- Smiley। ठीक है। न्यू स्पिन सिल्क का मतलब क्या? नन्ही नन्ही पत्तियां निकल रही हैं, पंखुड़ियां निकल रही हैं और झूम रही हैं। जो मतलब हवा चल रही है तो वो क्या, हवा चलेगी तो ऐसे ऐसे झूमेंगी वो, तो वो स्माइली यहाँ पे हो जाएगा। न्यू स्पिन सिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्माइल। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग में देखता हूँ स्माइली। एक मिनट रुको। यहाँ पे स्पेलिंग सही है, मुझे लगा कुछ जगह एल आई होगा, स्पेलिंग सही। यहाँ पे मतलब कंपेरिजन हो रहा है, यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है। कंपेरिजन हो रहा है कैसा? जो लीव्स है ना, लीव्स लुक लाइक्स सिल्क, सिल्क। ठीक है। तो जब पत्ते किसकी तरह दिख रहे हैं? सिल्क की तरह दिख रहे हैं। ये लुक लाइक को बोलते हैं स्माइल। ठीक है। स्माइल भी बहुत मतलब, पर स्माइल भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो कंपेरिजन फॉर्म में है। ठीक है। तो जो पत्तियां कैसे दिख रहे हैं? सिल्क की तरह दिख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे स्माइल का मतलब हो गया लुक लाइक्स। ठीक है। वो मतलब इतने नन्हे मुन्ने हैं, जो हवा चल रही है वो ऐसे ऐसे मतलब खिल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ लुक लाइक मतलब वो रेशम की तरह एकदम नन्हे, रेशम की तरह कोमल है और चारों तरफ क्या खिल रहे हैं, और और हवा जब चल रही तो झूम रहे हैं। ठीक है। तो वो लुक लाइक मतलब स्माइली हो गया यहाँ पे। व्हाट डज द स्पीकर आस्क इफ द नाइबर्स विल से अबाउट हिम? ही वॉज द मैन हु नोटिस सच थिंग। मतलब लोग से पड़ोसी उसके बारे में क्या याद रखेंगे? ये ऐसा व्यक्ति था जो ये सब सारी चीजों देखा करता था, नेचर की सारी चीजों को देखा करता था, एंजॉय करता था। व्हाट द थीम
what theme does stanza introduce through its juxtaposition of the death and spring? आंसर होगा inevitability of the change. देखो जब भी डेथ की बात होगी ना, तुमको सिविल बता रहा हूँ, इनएविटेबिलिटी मतलब अनसर्टेन, कि उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, जब होगी तो अलग अलग सिचुएशंस होंगे, अलग अलग नेचुरल मूवमेंट होंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट थीम डज द स्टैंजा इंट्रोड्यूस थ्रू थ्रू इट्स जक्स्टा पोजिशन ऑफ द डेथ एंड स्प्रिंग। ठीक है, क्या क्या थीम है, कैसा थीम है? ठीक है, कि जब उसकी मृत्यु होगी, है ना, जब उसकी मृत्यु होगी या ओवरऑल जब वो मरेगा तो उस वक्त कैसा थीम होगा, ठीक है, क्या सिचुएशंस होगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका ना थोड़ा सा मीनिंग अलग है। इसका बोल रहा है इनएबिलिटी ऑफ द चेंज, मतलब क्या, जब वो मरेगा ना तो कभी भी मर सकता है, कभी मई के मंथ में मर सकता है, कभी हो सकता है विंटर में मर सकता है, अलग अलग सिचुएशन में वो बता रहा है कि मैं इस टाइम पे भी मर सकता हूँ, उस टाइम पे भी मर सकता हूँ। दैट इज द इनएबिलिटी ऑफ चेंज, अनसर्टन। उसको नहीं पता वो किस मंथ में स्पेशली मरेगा। इसे देखना, हर एक स्टेंजा में अलग अलग, कभी ठंड, कभी गर्म, कभी मई, ऐसे ऐसे सिचुएशन की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, किसी भी सिचुएशन सिचुएशन में हो सकती है। तो जब वो मरेगा, जब वो मरेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब हो रहा है कि बेसिकली मरने के बाद जैसे होता है ना कि पतझड़ आता है, उसके बाद नई नई पत्तियां निकलती हैं। तो यहाँ पे उसने कंपेयर किया कि मेरे मरने के बाद अलग अलग सिचुएशंस होंगे, कभी विंटर का होगा, कभी स्प्रिंग का होगा। तो आफ्टर द डेथ उसको लोग कैसे याद रखेंगे, उस थीम की बात यहाँ पर हो रही है। मरने के बाद वो उस थीम की बात हो रही है। तो इनएबिलिटी ऑफ द चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट ये बोलना बोलना चाहता है ना कि जैसे पतझड़ आता है फिर नई पत्तियां आ जाती है, वैसे इंसान मरा है फिर जन्म लेगा, तो वो इस टाइप की बता रहा है। और यहाँ पे भी बोल रहा है कि जीवन ना अनसर्टेन है, कभी भी मर सकता है। ये बहुत खतरनाक एमसीक्यू पूछा है। यहाँ पे किस थीम की बात हो रही है? तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि लाइफ इज जस्ट लाइक एन स्प्रिंग। जैसे स्प्रिंग में क्या होता है, पुराने पत्ते गिर जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, चारों तरफ खिला खिला मौसम होता है। वैसे जीवन है, कभी भी समाप्त हो सकता है, फिर नया जीवन आएगा। तो इस प्रकार का इनएबिलिटी ऑफ द चेंज, कि जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, मरेंगे फिर अब नया जन्म लेंगे। तो खतरनाक एमसीक्यू था, इनएबिलिटी ऑफ द चेंज। ठीक है। व्हाट टोन डज द स्पीकर सेट फॉर द रेस्ट ऑफ द पोएम थ्रू हिज स्टेंजा? भैया नॉस्टैल्जिक एंड रिफ्लेक्टिव, मतलब कौन सा टोन है कि उसको मरने के बाद लोग उसको कैसे याद रखेंगे। तो जब आप लॉन्ग मेमोरी की बात करते हैं ना, तो नॉस्टैल्जिक टोन की बात होती है, मतलब उसको लोग कैसे याद रखेंगे। तो किस टोन की बात हो रही है? नॉस्टैल्जिक एंड रिफ्लेक्टिव। व्हाट इज द प्रेजेंट कंपेयर टू इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा? क्या? क्लोज डोर। जैसे वहां प्रेजेंट का मतलब क्या हो रहा है? क्लोज डोर, मतलब पीछे का दरवाजा जैसे बंद होता है, मेरा जीवन, मेरा जो वर्तमान जीवन है वो कभी भी समाप्त हो सकता है। जैसे दरवाजा कभी भी बंद हो सकता है, वैसे जो मेरा प्रेजेंट जीवन है, जो वर्तमान जीवन है, कभी भी समाप्त हो सकता है। यहाँ पे क्लोज डोर मतलब प्रेजेंट की टाइम की बात हो रही है। ठीक है। 61, what does the term tremulous stay suggest in the context of the stanza? tremulous stay का मतलब होता है डरा हुआ, असेकी प्रेजेंस, मतलब डरा हुआ, उसको लग रहा है उसका जीवन कभी भी समाप्त हो जाएगा, तो डरा हुआ बोलते हैं ट्रेमुलस स्टे। why does the speaker mention the back door rather than the front door? बैक डोर इसलिए मेंशन किया कि सिक्रेसी, बैक डोर का मतलब हमेशा क्या होता है? सिक्रेसी। तो बैक डोर सिंपलाइज सिक्रेसी, मतलब उसको देखो, हमें नहीं पता हमारा मृत्यु, हमें हमारा मतलब मृत्यु कब, वो तो सीक्रेट है ना, तो भगवान जानते हैं, हम तो जानते नहीं है। तो बैक डोर को रिप्रेजेंट किया सिक्रेसी से। What the emotion does the phrase he was a man who used to notice such thing convey? Appreciation, कि लोग लोग जब इन सिचुएशन को देखेंगे तो याद रखेंगे कि जो पोएट था वो सब चीजों को देखकर एंजॉय करता था, तो अप्रिशिएट करेंगे लोग। हाउ डज द फ्रेज न्यू लाइफ इज गोइंग टू द ब्लॉसम इन द स्प्रिंग कंट्रीब्यूट द स्टैंजास थीम? मतलब वो लोग क्या बोले, जैसे स्प्रिंग आता है तो पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं। वही चीज यहाँ पे, इट हाईलाइट द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कि भाई मर गए तो फिर आप नया जन्म लोग, हमारे यहाँ बिलीव है ना, मरने के बाद लोग नया जन्म लेते हैं। तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जैसे स्प्रिंग में नए पत्ते आते हैं, वैसे मरने के बाद नया जन्म होता है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। व्हाट इज द स्पीकर व्यू ऑफ डेथ इन दिस स्टैंजा? इट इज ए नेचुरल एंड क्वाइट इवेंट। जो हमारी डेथ है वो एक नेचुरल फिनोमिना है, जो एक ना एक दिन होगा, और जब होगा किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, इट इज अ नेचुरल। व्हाट थीम इज इंट्रोड्यूस इन द फाइनल लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा? कौन सा थीम था? सिग्निफिकेंस ऑफ रिमेम्बरेंस। उनको फर्स्ट स्टैंजा में क्या बोलते हैं कि जब वो मरेंगे तो लोग उनको याद रखेंगे। What is the significance of the question? He was a man who used to notice such thing. Obviously, it suggests that person was keen observer of the nature.
ही वॉज द मैन हु नोटिस सच थिंग, मतलब क्या, लोग उसको देखेंगे, लोग सोचेंगे कि पोएट ऐसा व्यक्ति था जो इन सब चीजों को ऑब्जर्व करता था, इन सब चीजों को देखकर एंजॉय करता था। व्हाट इज द टर्म गेजर रिफर्स टू द स्टैंजा, पर्सन ऑब्जर्विंग। गेजर मतलब जो लोग ऑब्जर्व करते हैं, मतलब उसके पड़ोसी लोग जो उसके बारे में सोचेंगे। तो गेजर मतलब जो लोग ऑब्जर्व करते थे। क्या अब देखो, जब वो मर रहा है तो अलग अलग सिचुएशन था, तो लोग अलग अलग सिचुएशन में उसके बारे में सोचेंगे कि पोएट अगर जिंदा होता तो ये सब चीजों को ऑब्जर्व करता है। तो जो लोग सोचेंगे उनको गेजर बोला गया यहाँ पे, मतलब उसके पड़ोसी लोगों की बात हो रही है। व्हाट डज द स्पीकर mean what is the speaker by thus sorry what does the speaker mean by this must have been a familiar sight the in the stanza। क्वेश्चन अजीब से पूछता, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय दिस मस्ट हैव बीन फैमिलियर साइट इन द स्टेंजा। स्पीकर ऑफन वास्ट हॉक। याद करो वहां पे बोला क्या था कि फैमिलियर साइट का मतलब क्या था, कि जो पक्षी आ रहा था वो झुकी हुई झाड़ियों बैठा हुआ था। तो जब ये हमारे जो थॉमस हार्डी है, जब उसको देखेंगे तो उसको एंजॉय करते थे। वही चीज बोला है कि स्पीकर इस सब चीज को देखा करता था। व्हाट मूड डज द टर्म डस्क, डस्क को ट्रैंकिल, जैसे शांति होती है ना, ट्रैंकिल मतलब शांति की बात हो रही है, ट्रैंकिल है ना। यहाँ पे जो डस्क था वो शांति वाला बात हो रहा है, कि जैसे पक्षी आया शाम के टाइम पे उड़ते हुए, तो आवाज नहीं हो रहा था। यहाँ पे ट्रैंकिल मतलब पीसफुल की बात हो रही है। व्हाट कॉन्ट्रैक्ट इज प्रेजेंटेड बिटवीन द डस्क एंड हॉक फ्लाइट, मतलब शाम शाम के टाइम पे और जो पक्षी आ रहा था उसके बीच में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डस्क कैसा था, शांत वाला था। द डस्क इज स्टिल मतलब इवनिंग पूरी शांत थी। वाइल हॉक इज इन मोशन मतलब जो पक्षी है वो उड़ते हुए आ रहा था। तो यहाँ पे सिचुएशन कैसा बताया गया कि भैया शांत समय, जो हमारी शाम थी, जो इवनिंग थी, पूरी शांत हो चुकी थी, और पक्षी उड़ते हुए आ रहा और पेड़ पौधे पे आकर बैठ गया। ठीक है, तो हॉक इज इन मोशन मतलब वो मोशन मतलब उड़ते हुए आ रहा है, और इवनिंग क्या थी, पूरी शांत थी मतलब पीसफुल थी। व्हाट डज द टर्म नॉक्टर्नल ब्लैंकनेस सजेस्ट इन द थर्ड स्टेंजा। कौन सा टर्म बोल रहा है, टर्म नॉक्टर्नल ब्लैंकनेस मतलब क्या है, डार्कनेस ऑफ द नाइट। ये अंधेरी, याद है ना, अंधेरी रात थी। तो नॉक्टर्नल ब्लैंकनेस मतलब क्या होता है, अंधेरी रात, डार्कनेस ऑफ द नाइट, डार्कनेस एट द नाइट। व्हाट डज द टर्म मोन्थी एंड वार्म दैट एटमॉस्फेयर ऑन द नाइट, मतलब जो गर्म चारों तरफ क्या थी, हल्की हल्की गर्मी थी। तो मोन्थी एंड वार्म किसके लिए बोला गया, एटमॉस्फेयर के लिए बोला गया, एटमॉस्फेयर एट द नाइट। व्हाट इज द टर्म फर्टिवली अगेंस्ट फर्टिवली सजेस्ट अबाउट द hedgehog movement, इट मूव कॉन्स्टली एंड secretly। जो hedgehog था वो इस प्रकार से चारों तरफ लॉन में घूम रहा था, कोई इसको देखे ना, वो सीक्रेटली घूम रहा था और डर डर के घूम रहा था। ठीक है, तो फर्टिलिटी का मतलब यहाँ पे हो गया कि जो ये बहुत मतलब होता है ना, सावधान होके घूम रहा था, सीक्रेटली घूम रहा था, कोई उसको देखे ना। व्हाट इज द सेंट्रल कंसर्न एक्सप्रेस इन द स्टैंजा रिगार्डिंग द hedgehog, hedgehog सेफ्टी। यहाँ पे जो hedgehog के बारे में क्या बोला गया, कि जो पोएट अगर जिंदा होता तो इनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ करता और बहुत कुछ किया भी, लेकिन बहुत कुछ लास्ट में कर भी नहीं पाया। मतलब थोड़ा बहुत तो किया, थोड़ा बहुत तो करने वाला था, लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी है। वही बोल रहा है कि यहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन की बात हो रही है, उसकी सेफ्टी की बात हो रही है। जो भी कीड़े हैं, फतिंगे हैं, जॉग है, उनकी प्रोटेक्शन की बात हो रही है, उनके सेफ्टी की बात हो रही है। तो सेंट्रल कंसर्न मतलब क्या उसकी चिंता थी, लोगों की क्या चिंता थी, कि अगर ये जिंदा होता तो इनके लिए बहुत कुछ वो करता। कंसर्न तो चिंता की बात हो रही कि है जॉग वगैरह के, उसके मरने के बाद अब इनकी सेफ्टी बारे में कौन सोचेगा। व्हाट डज द फ्रेज कम टू नो हार्म imply in the stanza, the hedgehog vulnerability to the danger, मतलब क्या बोला, जितने भी hedgehog है, जितने भी कीड़े मोगड़े पतंगे हैं, वो मरने की कगार पे है, मतलब वीक हो चुके हैं, मरने के कगार पे है। अगर हमारा पोएट जिंदा होता तो इनका केयर करता या इनके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करता। ठीक है, तो कम टू नो हार्म मतलब क्या है, हैज हॉक वल्नरेबिलिटी टू द डेंजर, इसका मतलब हैज हॉक के बारे में वो लोग बहुत कुछ करने के बारे में सोच रहा था। जो पोएट था वो हैज हॉक के बारे में या जितने भी कीड़े फतंगे उनके बारे में करने के लिए बहुत कुछ सोच रहा था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। तो थोड़ा बहुत किया और बहुत कुछ नहीं भी कर पाया। ठीक है, तो है जॉग वल्नरेबिलिटी टू द डेंजर, कि अब उसके मरने के बाद इन कीड़ों मकोड़ों का क्या होगा, कौन इसका प्रोटेक्शन करेगा। व्हाट द इमोशन डज द स्टैंजा इवोक इन रिलेशन टू द हेज ऑफ फेट, कैसा रिग्रेट, कैसा इमोशन था, रिग्रेट, कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद इनका कौन ख्याल रखेगा, तो रिग्रेट उसको हो रहा था।
देख रहे हो, ये तीनों वाले में 75, 76, 77 में रिग्रेट की बात हो रही है कि भाई मेरे मरने के बाद इनका ख्याल कौन रखेगा। व्हाट डज द स्पीकर एंटिसिपेट अबाउट हिज फेट इन फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा। वो फर्स्ट लाइन स्टैंजा में क्या बोलना चाहते हैं, कि उनको क्या लग रहा है कि उनको, वो फर्स्ट स्टैंजा में बोल रहे हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो लोग उनको कैसे याद रखेंगे। ही विल बी रिमेम्बर्ड, मतलब उनको लोग कैसे याद रखेंगे, क्या सिचुएशन देखेंगे उनको क्या क्या, इसलिए देखो ना अलग अलग सिचुएशन बोले हैं कि अलग अलग सिचुएशन में लोग मुझे इस प्रकार से याद रखेंगे। तो फर्स्ट स्टैंजा हो या थर्ड हो या लास्ट हो, हर स्टैंजा में उनका एक ही था कि लोग जब इवेंट को देखेंगे तो मुझे कैसे याद रखेंगे, कि क्या सोचेंगे कि ये आदमी जिंदा था तो ये सब चीजें नोटिस किया करता था। तो अपने लेगेसी के बारे में उन्होंने बताया, ही विल बी रिमेम्बर्ड। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज स्टिल एट लास्ट इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द फोर्थ स्टैंजा। स्टिल एट लास्ट का मतलब क्या हो गया, कि उसके मरने की घंटी सुनाई पड़ेगी, याद है ना, स्पीकर हैज डाइड, स्पीकर हैज डाइड। तो स्टिल एट लास्ट मतलब स्पीकर हैज डाइड, मतलब पोएट की मरने की बात हो रही थी। यहाँ पे स्टिल एट लास्ट का मतलब होता है कि पोएट यहाँ मर चुका है। हाउ डज द फोर्थ स्टैंजा कंट्रीब्यूट द ओवरऑल थीम ऑफ द पोएम। इट एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ मेमोरी एंड लेगेसी। उन्होंने क्या बोला, जब लोगों को ये मरने की घंटी सुनाई पड़ेगी तो लोग याद रखेंगे कि ये घंटी पोएट सुना करता था। ठीक है, तो वहां पे लेगेसी की बात कर रहा है, मेमोरी की बात कर रहा है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज meet my face no more in the stanza, मतलब स्पीकर फ्रेंड विल नो लॉन्गर सी हिम इन द पर्सन, मतलब उसके जो पड़ोसी हैं अब उसको कभी देख नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ बोला ना मीट माई फेस नो मोर, मतलब उसके जो पड़ोसी हैं, उसके जो पड़ोसी हैं अब उसको कभी देख नहीं पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। व्हाट इज द फ्रेज बेल ऑफ क्विटेंस रिफर्स टू द फिफ्थ स्टेंजा। चर्च बेल दैट मार्क्स अ डेथ। बेल ऑफ क्विटेंस मतलब जब वो घंटी बजती है, इसका मतलब किसी की मृत्यु हुई है। हाउ डज द फ्रेज एज दे वेयर अ न्यू बेल्स बूम कंट्रीब्यूट टू द स्टैंजा मीनिंग। इट इम्प्लाइज रिटर्न ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब क्या है कि जब जैसे स्प्रिंग आता है तो नए पत्ते आते हैं, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे ही लोग मरने के बाद नया जीवन लेते हैं। तो यहाँ पे बोला ना न्यू बेल्स ब्लूम का मतलब हो गया कि लाइफ इज जस्ट लाइक स्प्रिंग। तो लोग अगर डेथ हो गया तो लोग बाद में उसको रिटर्न करेंगे, मतलब मरने के बाद भी लोग नया जन्म लेते हैं। What does the phrase used to notice such things suggest about the speaker past? He was attentive and appreciative, कि लोग उसको याद रखेंगे कि हमारा पोएट ऐसा आदमी था जब इन सब चीजों को देखा करता था। What figure of speech used in the line flap its glad green lips like a wing? इसे क्या सिमले, देखो स्माइली सिमले, लेकिन इसका जो बेस्ट प्रोनाउंसिएशन है वो सिमले है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि सिमिलर मतलब जब कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे वो सिल्क का कंपेयर किया गया पंखुड़ियों के, पत्ते जो निकलते हैं ना नन्हे नन्हे पंखुड़ियां, तो सिल्क कैसे सिल्क की तरह पत्ते निकलेंगे, तो जब कंपैरिजन किया गया कि सिल्क की तरह लुक लाइक अ सिल्क, तो उसको बोलते हैं सिमली। बहुत इसको स्मेली पड़ते हैं पर सिमली होगा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का सिमली होगा। व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन व्हेन द hedgehog travel furtively over the lawn। पर्सोनिफिकेशन क्या है, मैं तुमको ऑलरेडी रिपीट कर चुका है कि जब इंसान का बिहेवियर और एनिमल का बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम जैसा होता है, इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो हम लोग मतलब ये इस पूरे पोएम में क्या डरे हुए हैं, वैसे हैजॉग भी क्या डरा हुआ, तो उन लोगों का बिहेवियर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन। व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन वन मे से ही स्ट्रोड एट सच इनोसेंट क्रिएचर। सिनादिकी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे सिरादिकी का मतलब क्या होगा, सुनना ध्यान से। व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन वन में से ही स्टोर्ड दैट सच इनोसेंट क्रिएचर, मतलब क्या है कि जब आप इनकम्प्लीट टास्क होता है ना, इसका लाइन में मतलब लिख समझा दे रहा हूँ तुमको, कि इसका मतलब हो गया पार्ट ऑफ समथिंग, पार्ट ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट होल। किसी एक छोटे पार्ट से पूरी सब पूरे होल को रिप्रेजेंट करो, मतलब क्या था यहाँ पे, देखो एक वर्ड का थोड़ा ध्यान सुनना। ही स्ट्रोव दैट सच इनोसेंट क्रिएचर, इसका मतलब इसका मतलब कि वो क्या बोला चाहते हैं कि कुछ क्रिएचर को देख करके उन्होंने पूरे क्रिएचर को कंपेयर किया। ठीक है, कि वो बोले दो चार एनिमल देखे तो सारे के सारे एनिमल को, मतलब दो चार फतिंगे या हैजहॉग को देखे, तो लोग पड़ोसी क्या सोच रहे कि अगर पोएट जिंदा होता तो जितने भी जीव जंतु हैं आसपास या वर्ल्ड में वो सबका केयर करता। तो किसी एक चीज को देख करके जब आप सबको रिप्रेजेंट करते हो ना, इसको बोलते हैं सेनादिकी। आंसर क्या होगा, सेनादिकी। ठीक है।
What figure of what figure of speech is used in the phrase wind wrapped up lanthorn? जब एक पे चीज एक रिपीट होती, जैसे क्या हो रहा था, तेज हवा चल रही थी, तो बहुत सारी पत्तियां, बहुत तेज हवा चल रही थी, तो बहुत सारे जो पेड़ पौधे थे वो एक दूसरे पे झुके हुए थे। तो जब एक पे एक लोग झुके होते हैं ना, उसको बोलते हैं एलिटरेशन, मतलब इसको रेपिटेंस, कि एक पे एक चीज अगर, ऐसे मान लो कोई चीज बेंड है, उसके ऊपर और आकर बेंड हो गया है, तो एक पे एक चीज अगर ऐसे बेंड होगा, मान लो सोचो ना, एक ऐसे आप बेंड है, तो जो चीज आ रही है वो भी बेंड हो जा रही है, जो चीज आ रही है वो भी बेंड आ रही है, तो एक पे क्या रिपीट हो रही है ना, उसको बोलते हैं एलिटरेशन। तो हवा की वजह से क्या था, चारों तरफ जो पक्षी, चारों तरफ जो पेड़ पौधे थे वो बेंट हो चुके थे, तो एक पे एक और, मतलब एक पे एक सहारे टिके हुए थे, जो पेड़ पौधे थे वो एक दूसरे के सहारे टिके हुए थे, इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज इन द रेपिटेशन ऑफ हियर इट, इट नॉट नाउट, हियर इट नॉट नाउट बट यूज टू नोटिस सच थिंग इन द फोर्थ स्टेंजा? आंसर होगा एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना, एनाफोरा का मतलब होता है, लिख लो, लिख लेना, इट मीन्स द रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव। मतलब क्या बोल रहे हैं, उन्होंने बिगिनिंग में सेम वर्ड बोला था कि लोग उनको कैसे याद रखेंगे, फोर्थ स्टेंजा में उन्होंने सेम चीज बोला था, लोग उनको कैसे याद रखेंगे। तो बिगिनिंग और लास्ट जब सेम होता है ना, उसको बोलते हैं एनाफोरा। एनाफोरा। याद है ब्रेक ब्रेक में भी क्या, हर वक्त वो ब्रेक ब्रेक, तो बिगिनिंग में भी ब्रेक ब्रेक था, लास्ट में भी ब्रेक ब्रेक था, बीच में भी क्या था, ब्रेक ब्रेक, जो पोएम पढ़ाया था वो भी क्या था, एनाफोरा था। तो जब बिगिनिंग और लास्ट और मिडिल में जब सेम बात को रिपीट किया जाता है, जब एक ही बात को बार बार रिपीट किया जाता है, उसको बोलते हैं एनाफोरा। यहाँ बोला ना कि ही वॉज नोटिस सच थिंग, तो इसको बार बार रिपीट किया गया कि अगर वो जिंदा होता तो इस सब चीज को नोटिस करता, तो सेम चीज को अगर बार बार रिपीट करोगे, इसको बोलेंगे एनाफोरा। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द फ्रेज बेल ऑफ क्विटेंस, मेटाफोर, कि यहाँ पे कंपेयर किया है कि जैसे बेल बजेगी तो इसका मतलब किसी की मृत्यु हो चुकी थी, किसी की मृत्यु को कंपेयर किया बेल के साथ, तो जब कंपैरिजन होता है तो बोलता है मेटाफोर। व्हाट पोएटिक डिवाइस is used in the line when the hedgehog travel furtively over the lawn, personification, मतलब बिहेवियर की बात हो रही, बार बार रिपीट हुआ पर्सनिफिकेशन। तो मैंने पूरा एमसीक्यू, कितने टफ टफ एमसीक्यू थे, सारे एमसीक्यू मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना कैसा लगा, और हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन करना। पोएम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, अब मैं फ्रेज फटाफट अपलोड करूंगा। पोएम हो गया, तीनों फ्रेज आज ही मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना तुम लोग।